क्या भारत के गरीब लोग खुद को फकीर कहने वाले और विदेशी यात्राओं पर 2,500 करोड़ 8,400 करोड़ रुपए के वीवीआईपी विमान खरीदने और अमीरों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने वाले प्रधानमंत्री से ये उम्मीद कर सकते हैं कि कभी देश में अमीर गरीब का फासला मिटेगा? गरीबों को 100 रुपए की सब्सिडी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इलाज और रोजी रोटी के लिए मोहताज होना पड़ेगा, आम जनता को ऊंची नीची जातियों में बांटकर धर्म के नाम पर डर दिखाकर जनता से जुड़े गरीबी और स्वास्थ्य के मुद्दों से भटकाने की कोशिश करना साफ इशारा कर रहा है कि देश में अमीर गरीब का फासला कम नहीं होने वाला। आप सुबह उठते हैं, दिन भर पसीना बहाते हैं, लेकिन शाम को हिसाब वही, हाथ खाली। आपके पड़ोसी जिनके पास पैसा है वो हर दिन और अमीर होते जा रहे हैं और आप बस हर सुबह एक नई चिंता लेकर उठते हैं। क्या यह किस्मत है या यह एक जाल है? अगर एक जीवन की मेहनत से गरीबी नहीं टूटती तो क्या हमें अमीर बनने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा? आज हम देखेंगे कि कौन से वो अदृश्य ताले हैं जो गरीब को गरीब बनाए रखते हैं। दोस्तों, आप दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी क्या आप जानते हैं कि आपका पैसा महज 1% लोगों को और ज़्यादा अमीर बना रहा है? दूसरे अर्थों में देश की संपत्ति का कुल 40% हिस्सा सिर्फ 1% लोगों के पास है और आप सिर्फ 15% के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस देश का गरीब इस जीवन में कभी अमीर बन पाएगा या उसे गरीबी के चक्कर से बाहर निकलने के लिए एक और जन्म लेना होगा? आज हम देखेंगे कि कौन सी नीतियां आपको पीछे धकेल रही हैं और क्यों आपके बच्चों को भी वही संघर्ष का रास्ता तय करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंजीत सहगल। आज हम उस ज्वलंत प्रश्न पर विचार कर रहे हैं जो हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को चुनौती देता है। भारत में अमीर और गरीब के बीच की यह बढ़ती दूरी एक संरचनात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक संकट है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का डेटा साफ करता है कि देश की 40% संपत्ति के मालिक सिर्फ 1% लोग हैं। यह असमानता केवल संख्या नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जो जानते हैं कि उनका वर्तमान जीवन शायद इस गरीबी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह विश्लेषण करता है कि अमीर अमीरतर क्यों हो रहे हैं और गरीब क्यों गरीबी की बेड़ी में जकड़े हुए हैं। अमीरों की संपत्ति में तेजी से वृद्धि किसी जादू का नहीं, बल्कि जानबूझकर या अनजाने में अपनाई गई आर्थिक और नीतिगत फैसलों का परिणाम है। 1991 के बाद का उदारीकरण और पूंजी गहन विकास इसके बारे में आपको सही जानकारी देगा। आर्थिक उदारीकरण ने निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को गति दी, लेकिन इसका लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुआ। बायजूस और अन्य स्रोतों से प्राप्त डेटा यह दर्शाता है कि 1990 के दशक के बाद से शीर्ष 1% की राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, जबकि नीचे के 50% का हिस्सा बहुत कम हुआ है। हमारा आर्थिक विकास पूंजी गहन बन गया है, जिसका अर्थ कि मुनाफे का बड़ा हिस्सा श्रम के बजाय पूंजी के मालिकों को मिलता है। मशीनरी और प्रौद्योगिकी पर निर्भरता बढ़ने से श्रमिकों के लिए अवसरों में कमी आई है। दूसरे अर्थों में एक फैक्ट्री का मजदूर हमेशा मजदूर ही रहेगा और मालिक और ज़्यादा अमीर होता जाएगा। मजदूरों की वेतन वृद्धि धीमी हो रही है। दूसरा बड़ा कारण है पक्षपाती कर ढांचा और रियायतें। अमीरों को लाभ पहुंचाने वाला कर ढांचा संपत्ति के संकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। सरकारें कई बार कॉरपोरेट टैक्स दरों में कटौती करती हैं, जिससे कंपनियों के मुनाफे में वृद्धि होती है, लेकिन इसका लाभ श्रमिकों को वेतन वृद्धि के रूप में कम ही मिलता है। वहीं अप्रत्यक्ष करों जैसे जीएसटी में वृद्धि गरीब और मध्यम वर्ग पर भारी बोझ डालती है, क्योंकि ये कर आय के स्तर की परवाह किए बिना सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। तीसरा बड़ा कारण है वेल्थ कंसंट्रेशन और राजनीतिक पहुंच। पूंजी का निर्माण और हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, जिसे विरासत कहा जाता है।
अमीर परिवारों में जन्मे व्यक्तियों को शिक्षा, पूंजी और प्रभावशाली नेटवर्क तक बेजोड़ पहुंच मिलती है, जो उन्हें किसी भी नई आर्थिक लहर जैसे कि तकनीक या उद्यमिता का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा बड़े व्यवसायों और धनी व्यक्तियों के पास सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की पर्याप्त शक्ति होती है, जिसे लॉबिंग कहा जाता है। यह प्रभाव अक्सर ऐसी नीतियों को जन्म देता है जो आम जनता के हितों के बजाय पूंजीपतियों के हितों को प्राथमिकता देती हैं। तो गरीबों की निरंतर गरीबी के कारण हैं क्या, और गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलना कितना मुश्किल है? दोस्तों, गरीबी के चक्र से बाहर निकलने में गरीब वर्ग क्यों असफल रहा? इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा, सामाजिक जड़ता और संस्थागत विफलताएं जिम्मेवार हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का अभाव इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार माना जाता है। यह गरीबी को पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखने का सबसे बड़ा कारण है। ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, जिससे गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और भविष्य में उच्च भुगतान वाली नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। इसी कारण खराब स्वास्थ्य सेवा एक भयानक बाधा है। एक गंभीर बीमारी गरीब परिवारों को तुरंत गरीबी रेखा के नीचे धकेल देती है, जिससे वे अपनी सफल और मेहनत की कमाई या संपत्ति इलाज पर खर्च करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण माना जाता है कृषि का निराशाजनक प्रदर्शन और अपर्याप्त रोजगार। देश के आधे से अधिक लोग अभी भी कृषि पर निर्भर है, जो खंडित भूमि जोत, अपर्याप्त सिंचाई और जलवायु पर निर्भरता के कारण कम उत्पादक क्षेत्र बना हुआ है। इससे किसानों की आय कम और आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो रही है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर्याप्त औपचारिक रोजगार पैदा करने में विफल रही है। बड़ी संख्या में युवा कम वेतन वाले अनौपचारिक क्षेत्रों में अपूर्ण रोजगार से जूझ रहे हैं, जहां कोई सामाजिक सुरक्षा या पेंशन लाभ नहीं मिलता। ऐसे में वे कभी भी पर्याप्त बचत नहीं कर पाते, जो उन्हें अमीर बनने की राह पर आगे ले जा सके। तीसरा बड़ा कारण है सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं। भारत में गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था और लैंगिक भेदभाव बड़े समुदायों को अवसरों से वंचित करते हैं। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और महिलाओं को शिक्षा, पूंजी और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उनकी आर्थिक गतिशीलता को सीमित करता है और अवसरों के समान वितरण को रोकता है। एक बड़ा कारण है भ्रष्टाचार और कल्याणकारी योजनाओं का अप्रभावी कार्यान्वयन। यद्यपि सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएं जैसे PMFBY, मनरेगा आदि की शुरुआत की है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता अक्सर भ्रष्टाचार, अक्षम वितरण तंत्र और टॉप डाउन दृष्टिकोण के कारण कम हो जाती हैं। जब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता, तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाता और उन्हें अपने हक के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए क्या समाधान है और क्या उपाय हैं। प्रगतिशील और न्याय संगत कराधान होना बहुत जरूरी है। अर्थशास्त्री सुझाव देते हैं कि हमें अमीर वर्ग पर प्रगतिशील टैक्स लगाना चाहिए। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने सालाना 10 करोड़ रुपए से अधिक कमाने वालों पर 2% अतिरिक्त टैक्स और 10 से 100 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले परिवारों को 33% विरासत कर लगाने का सुझाव दिया है। इससे GDP का 2.7% अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सकेगा। इस धन का उपयोग गरीबों की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है। दूसरे, शहरी रोजगार की गारंटी का मॉडल अपनाना होगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सुझाव दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की मनरेगा योजना की तर्ज पर शहरी बेरोजगारों के लिए एक रोजगार गारंटी मॉडल लागू किया जाना चाहिए। यह शहरी गरीब को न्यूनतम आय सुरक्षा प्रदान करेगा और उन्हें अस्तित्व के दैनिक संघर्ष से राहत देगा, जिससे वे कौशल सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। बुनियादी सुविधाओं में निवेश करना होगा। सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को निजी लाभ के बजाय मानवताधिकार मानते हुए उसमें भारी निवेश करना चाहिए। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करना होगा, ताकि गरीब बच्चों को भी अमीर बच्चों के समान अवसर मिल सकें और स्वास्थ्य संकट से परिवार गरीबी के चक्कर में वापस न फंसें। और आखिर में इस बातचीत का क्या निचोड़ निकलता है? क्या भारत के गरीब को अमीर बनने के लिए एक और जीवन लेना होगा? इसका उत्तर हमारी सामूहिक चेतना और हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति में निहित है। यह आर्थिक असमानता केवल आर्थिक समस्या नहीं है, एक नैतिक विफलता है। यदि भारत की वृद्धि केवल 1
प्रतिशत लोगों तक सीमित रहती है तो यह देश वास्तव में कभी समृद्ध नहीं हो सकता। हमें इस असमानता को दूर करने के लिए पूंजी गहन विकास से हटकर मानव केंद्रित और श्रम गहन नीतियों पर जोर देना होगा। एक न्यायपूर्ण और समृद्ध भारत का निर्माण तभी संभव है जब हम यह सुनिश्चित करें कि भारतीय को इसी जीवन में अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। गरीबी से मुक्ति कोई अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए, यह हमारा वर्तमान संकल्प होना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अवसर एक विशेषाधिकार नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार बने। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के लिए लाते हैं ऐसे विचार, ऐसे समाचार, ऐसे विश्लेषण जो आपसे संबंधित है, आपकी तरक्की से संबंधित है। तो आप देखते रहिए समता समय।